हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं दोस्तों रेलवे कॉलोनी। आज मेरे साथ एक रेलवे एम्प्लॉई हैं जो ग्रुप डी में एक पोस्ट पर कार्यरत हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इनके द्वारा किस पोस्ट पर ये कार्यरत हैं, क्या कार्य रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या रहने के लिए आवास मिलता है या नहीं मिलता है। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल सिंह है। आप किस पोस्ट पर कार्यरत हैं? मैं ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत हूँ ग्रुप डी में। आपका कार्य क्या रहता है? मेरा कार्य जैसे ट्रैकमैन मैंने बोला है तो ट्रैकमैन से तात्पर्य हुआ है कि ट्रैक को मेंटेन करना पड़ता है। ट्रैक के मेंटेनेंस का कार्य रहता है। और क्या क्या कार्य रहते हैं? और इसमें जैसे अगर आप ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत हैं तो आपको जो लेवल क्रॉसिंग गेट होता है उसे भेजा जाता है। और मैं अगर इटावा की बात करूँ तो इटावा में मैनपुरी गाड़ी जाती है इटावा से पैसेंजर, उसमें भी ड्यूटी लग जाती है। अच्छा, उसमें आपका क्या कार्य रहता है? उसमें मैं मोबाइल गेटमैन के तौर पे जाता हूँ, जो महीने में 10 से 12 दिन ड्यूटी लगती है। अच्छा। इसमें जो गैंग में जो लोग होते हैं उनकी क्रम बाई क्रम ड्यूटी लगती है। जैसे अभी हम जैसे उसमें 2 लोग जाते हैं, एक ड्राइवर के साथ जाता है, एक गार्ड के साथ जाता है, तो 2-2 लोगों का क्रम बना हुआ होता है। जैसे हम और मेरे एक साथी जा रहे हैं, फिर उसके बाद और 2 लोग जाएंगे, हम लोग हट जाएंगे। ठीक है। तो ये दिन में ड्यूटी रहती है, रात में ड्यूटी रहती है? डिपेंड करता है गाड़ी पे। जैसे पैसेंजर तो शाम को ही जाती है 8:10 पे। ठीक है। और जैसे अगर कोई माल गाड़ी आ गई तो वो दिन में भी जाएगी, या जिस टाइम अगर गाड़ी आ गई मैनपुरी उसको जाना है तो उसमें ड्यूटी जाना पड़ेगा 2 लोगों को। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि विशाल सिंह बता रहे हैं इनकी ड्यूटी गाड़ी पर भी रहती है। विशाल सिंह, आप एक बात बताइए मुझे, जब आप यहाँ से रात में जाते हैं मैनपुरी तो आप रहते कहाँ हैं? सुबह आते हैं आप बता रहे, तो वापस सुबह आना पड़ता है उसी गाड़ी से। तो आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रुकते हैं? तो यहाँ से जैसे मैं 8:10 पर जाता हूँ, यहाँ पे गाड़ी आ जाती है तो वहाँ पे लगभग 9:35 या 40 के लगभग मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ पर जो स्टाफ रूम है, ड्राइवर और गार्ड का जो रेस्ट रूम है। अच्छा, रनिंग रूम। तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर चाबी दे देता है कि जाइए आप उसमें लेट जाइए। बढ़िया सुविधा रहती है, पलंग वगैरह टोटल फैसिलिटी रहती है। तो वहाँ रुकने का जो स्थान है आपका वो है ड्राइवर और गार्ड रनिंग रूम है। हाँ, रनिंग रूम रहता है। अच्छा, वहाँ से वापस आते हैं फिर 10 दिन के बाद? 10 दिन के बाद भाई नॉर्मली हम अपने या तो गैंग में जाएंगे, ट्रैक को मेंटेन करेंगे, या गेट पर कहीं भेजा जाएगा ड्यूटी। अच्छा, आप भर्ती कहाँ से हुए, कैसे हुए? मेरी जो जॉन था वो आरआरसी चंडीगढ़ के नाम से जो निकली थी भर्ती। आरआरसी चंडीगढ़ से मैंने फॉर्म में अप्लाई किया था। तो मेरी पोस्टिंग लखनऊ डिवीज़न में जो सब डिवीज़न पड़ता है हमारा प्रतापगढ़, वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ के बाद तो आप इटावा कैसे आए प्रतापगढ़ से? फिर प्रतापगढ़ से इटावा मैंने खुद ट्रांसफ़र करवा के आया हूँ। रेलवे में क्या है ना, 2 तरीके से ट्रांसफ़र होता है, एक तो ऑन रिक्वेस्ट होता है और एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से जैसे यहाँ का लड़का अगर जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ जाने का इच्छुक है तो आपस में फाइल वगैरह लगा दे तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। कहने का मतलब एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, वो आपकी जगह पे जाएगा, आप उसकी जगह पे जाएंगे। क्या इसमें कोई सैलरी में भी फ़र्क आता है? मान लीजिए कोई यहाँ का कोई स्टाफ जो 10 साल से नौकरी कर रहा है, आप वहाँ 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो इन दोनों में क्या सैलरी का कोई भी इफ़ेक्ट होता है? नहीं, सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितना उसको यहाँ पर बेसिक पे रहता है उतना ही वहाँ पे बेसिक पे जुड़ जाता है उसका। ठीक है। बस जो है कि सीट में जैसे जो साइन करने की सीट होती है उसमें आपका नाम नीचे हो जाता है। अच्छा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं विशाल सिंह बता रहे हैं कि आप अपने घर के पास भी ट्रांसफ़र करवा के जा सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के माध्यम से। इनसे पूछते हैं क्या इसके अतिरिक्त कोई और ट्रांसफ़र का जो माध्यम है? ये 2 ट्रांसफ़र, एक तो ऑन रिक्वेस्ट, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। और जो भी है इसके बाद जो अधिकारी डिपेंड करते हैं कि जहाँ पर लड़कों की कमी हो गई तो वहाँ पे भेजा जाता है। तो वहाँ पे भेजने के लिए आपको अलग से जो ट्रांसफ़र का जो अलाउंस मिलता है वो मिलेगा आपको। तो इस समय आपको सैलरी कितनी मिल रही है? जब आप भर्ती हुए थे तब कितनी सैलरी मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है? जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब मेरी सैलरी 25,000 रुपये थी। लेकिन अब यहाँ पे इटावा की बात करूँ ना तो यहाँ पे बेसिकली 30,000 प्लस है। लेकिन हर मंथ यहाँ पे लगभग 5,000 के लगभग टीए बनता है, तो 35 के प्लस हर मंथ सैलरी जाती है। 35। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सैलरी के अतिरिक्त भी टीए इनको मिलता है। 5,000 रुपये टीए बता रहे हैं दोस्तों। तो आप विशाल सिंह, आप एक बात और बताइए, क्या आपको क्वार्टर भी मिलता है रहने के लिए?
हाँ, क्वार्टर अलॉट करवाना पड़ता है आपको। तो क्वार्टर के जैसे सैलरी में आपकी 1800 रुपये जुड़कर आते हैं, तो वो आपको 1800 रुपये, जैसे आपको आपने क्वार्टर अलॉट करवा लिया तो वो आपके 1800 रुपये नहीं आएंगे, और इसके अतिरिक्त आपका बिजली बिल आपकी सैलरी में से कटेगा। तो इसके लगभग जैसे 1800, वो कुल मिलाकर ये है कि 3000 प्लस रुपये आपके कटते रहते हैं, लेकिन क्वार्टर आपको बढ़िया मिलता है। अच्छा, आप बताइए, क्या इस जॉब में जो है प्रमोशन के कहाँ तक चांसेस हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं इस जॉब में? क्या कोई एग्ज़ाम के माध्यम से भी आपको मौका मिलता है बढ़ने का या नहीं? जैसे मैं बताऊं, मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 1800 ग्रेड पर हुई थी। इसमें प्रमोशन की बात करें तो इसमें हर 3 साल के बाद आपका ग्रेड बढ़ता रहता है। जैसे 3 साल के बाद आपका 1900 हो जाएगा। ये भी एक रेशियो के तहत होता है, ये को 2 रेशियो 5 के तहत होता है। जैसे 1 लोग है वो 2800 पर रहेंगे, 2 लोग उसके नीचे 2400 पर रहेंगे, 5 लोग 1900 पर रहेंगे। ठीक, इसकी रेशियो के तहत रहता है, जितनी डिपेंड करते हैं वहाँ पर स्टाफ कितना बड़ा है। ठीक, तो इसमें 3 साल बाद आपका 1900 लग जाएगा, उसके 3 साल बाद रेशियो देखा जाएगा 2400 लग जाएगा, उसके बाद 2800 तक आप बिना किसी एग्ज़ाम के जा सकते हैं। ये तो आप ग्रेड पे बता रहे हैं, क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ महंगाई भत्ते वगैरह कितने दिनों में मिलते हैं आपको? महंगाई भत्ता जैसे हम बात कर रहे हैं तो महंगाई भत्ता हर वर्ष 2 बार बढ़ता है, एक जुलाई में बढ़ता है और एक जनवरी में बढ़ता है। ये डिपेंड 2 बार बढ़ता है। और एक इंक्रीमेंट लगता है हमारा जो जुलाई में लगता है। तो 3 प्रकार से एक साल में सैलरी में पैसा इंक्रीज होता है। हाँ, लगभग ये इंक्रीज एक साल में 1800 से 2000 रुपये तक इंक्रीज हो जाता है एक साल में। अच्छा। मुझे 3 साल होने को हैं, लगभग 2.5 साल हो गए, तो मेरी सैलरी अभी वैसे 32-33 के लगभग बनती है। तो विशाल सिंह, आप ये बताइए, कितने मूड से आप, कितने एग्ज़ाम के माध्यम से आपका प्रमोशन हो सकता है? इसमें 2 माध्यम से होता है, एक LDC होता है, वो GDC होता है। LDC में जेई वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह की जो वैकेंसी आती है जो 4200 ग्रेड पे की होती हैं। और हम क्या उनमें हम डायरेक्ट मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस मांगता है? हाँ, उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आप 3 साल आप जॉब कर चुके हो। जैसे नोटिफिकेशन निकलता है उसमें डिपेंड करता है कितना मांगा है। अभी निकला था तो उसमें 1 साल मांगा गया था, और एक में जो मांगा गया था जूनियर टाइपिस्ट की थी, उसमें 3 साल जॉब मांगी गई थी। और अगर GDC की बात करें तो GDC में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, TC, टिकट क्लर्क वगैरह जितनी भी निकलती हैं उसमें डिपेंड करता है कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। तो हो जाता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा GDC में। तो दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी के पद पर भर्ती होते हैं, जैसा कि विशाल सिंह बता रहे हैं, ये खुद रेलवे एम्प्लॉय हैं, कि यहाँ 2 प्रकार से एग्ज़ाम होता है। एक LDC जिसमें कुछ एक्सपीरियंस के साथ नोटिफिकेशन निकलता है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और JEE टेक्नीशियन की पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त LDC का एक एग्ज़ाम होता है जिसके माध्यम से ओपन रेलवे एम्प्लॉय के लिए ही वो ओपन भर्ती होती है, सिर्फ उसमें रेलवे एम्प्लॉय ही फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसके माध्यम से आपका प्रमोशन होता है। दोस्तों, उसमें आप स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड या कुछ और भी बन सकते हैं। जैसे CCTC की वैकेंसी आती है, वो कहने का मतलब आप 2800-4200 की पोस्ट तक जा सकते हैं और उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं। तो दोस्तों, विशाल सिंह ने आपको बहुत शानदार जानकारी दी। दोस्तों, अब अगली एक नई वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे। जो अभ्यर्थी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो इसको ज़रूर देखें। दोस्तों, उनके लिए रेलवे क्वार्टर और सैलरी का भी हम वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद आपका विशाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद।